नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। मैं हूं नीलू व्यास और चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। राफेल सौदे में बिचौलिए ने की थी पॉलिटिकल हाईकमांड से मिलाने की पेशकश। कौन था वो? नवाब मलिक ने दागा हाइड्रोजन बॉम्ब, मैदान छोड़कर भागे फडणवीस। यूपी में पुलिस निरंकुश, थाने में अल्ताफ नाम के युवक की मौत। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान ने दी जान, गतिरोध से था परेशान। और फेसबुक पर नया खुलासा, नफरती सामग्री से फेसबुक को कोई परेशानी नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है राफेल सौदे के मामले से। जी हां, राफेल सौदे में सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना जजमेंट दे दिया था और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि राफेल सौदे पर अब कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से फ्रांसीसी जासूसी पोर्टल मीडिया पार्ट ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं, ऐसा लगता है कि राफेल सौदे में कई परतें मौजूद हैं और इन परतों में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसका खुलासा हुआ है कि किस तरीके से जो बिचौलिया था सुषेण गुप्ता, उसने दावे किए थे कि उसने 24 जून 2014 को एक नोट लिखा था जो विमान निर्माता डसॉल्ट एविएशन कंपनी है, और उसके प्रतिनिधि को बोला था कि हम आपकी मीटिंग एक पॉलिटिकल हाई कमांड से कराएंगे। यानी कि पॉलिटिकल हाई कमांड से मीटिंग कराने की पेशकश की थी सुषेण गुप्ता। वही सुषेण गुप्ता जो अभी ईडी के कस्टडी में है। उनके ऊपर छापे भी पड़े, उनके घर से और ऑफिस से दस्तावेज बरामद हुए, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो दस्तावेज क्या हैं। लेकिन सुषेण गुप्ता ने पॉलिटिकल हाई कमांड से मीटिंग कराने की पेशकश की थी। यानी कि अगर डसॉल्ट एविएशन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर पॉलिटिकल हाई कमांड से मिलेगा, तो यहां पर सवाल उठ रहा है कि आज बीजेपी उसको खारिज क्यों नहीं कर रही है इस आरोप को। और कौन है वो पॉलिटिकल हाई कमांड? क्या वो खुद प्रधानमंत्री हैं, या फिर उनकी कैबिनेट का कोई बड़ा मंत्री है, या कोई ऐसा नेता जो कि किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री के बहुत करीब है? इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि गोपनीय और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतनी बड़ी जानकारी किसी सामान्य आदमी या किसी एक सामान्य अफसर के पास से नहीं मिलेगी। और इसीलिए कांग्रेस ने ये बार बार आरोप लगाया है कि किस तरीके से इतने बड़े सुरक्षा से जुड़े हुए मामले लीक हो गए। और एक तरीके से जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चौकीदार ने राष्ट्रीय रहस्य बेच दिए, इस तरीके के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जो कि रक्षा मामले से जुड़े हुए हैं वो लीक हो जाते हैं, सरकार को इस पर चिंता भी नहीं होती। दूसरा जो सवाल खड़ा किया है कांग्रेस ने, कल एक लंबी चौड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने, और उन्होंने जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि क्या वजह थी कि अगर रक्षा मंत्रालय ने जोर दिया था कि जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून है उसमें जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनको जोड़ा जाए, लेकिन पवन खेड़ा का ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने कुछ शब्दों को उस कानून से हटवाया था। अब वो शब्द क्या हैं? वो शब्द हैं जैसे घूस नहीं, उपहार नहीं, कोई असर नहीं, कमीशन नहीं, बिचौलिया नहीं। ये सारे शब्दों को कथित रूप से, ऐसा पवन खेड़ा का कहना है, कि प्रधानमंत्री ने हटवाया ताकि डसॉल्ट एविएशन से जो भी डील होगी उसमें इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यानी कि डसॉल्ट एविएशन को फायदा कराने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने कथित रूप से इन शब्दों को भ्रष्टाचार विरोधी कानून से हटवाया है। ये बहुत गंभीर आरोप इसमें लगाए गए हैं। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि किस तरीके से जो एक दस्तावेज सामने आया है, और ये दस्तावेज सुषेण गुप्ता के पास से मिला है, और ये दस्तावेज बताया जा रहा है कि ये दस्तावेज था INT का, यानी कि इंडियन नेगोशिएशन टीम, जो कि एक ऐसी टीम थी जो 2015 में बनाई गई थी रक्षा मंत्रालय द्वारा, ताकि डसॉल्ट एविएशन से जो भी बातचीत हो वो इस टीम के जरिए हो। और उस दस्तावेज में ये पता चला है कि सरकार की जो रक्षा मंत्रालय ने जो कैलकुलेशंस थी, जो कीमतें थी, वो सब शेयर की थी। और उसमें यह भी कहा गया था कि सरकार कीमत तय करेगी कि राफेल के जो फाइटर जेट है उसकी कीमत क्या होगी और किन शर्तों पे उसे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप हर चीज को अब जोड़ें तो यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने 4 अक्टूबर 2018 को ये जो सारी
सुषेण गुप्ता से जुड़ी हुई फाइलें हैं, डसॉल्ट एविएशन से जुड़ी फाइलें हैं, ये तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को सौंपी थी। उसके बाद मॉरिशस सरकार ने, यानी कि मॉरिशस सरकार के जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने इस फाइल को भी सुषेण गुप्ता से जो जुड़ी हुई फाइल थी वो सरकार को सौंपी थी। तो जो मीडिया पार्ट ने सवाल खड़े किए हैं कि इन तमाम दस्तावेजों के होने के बावजूद सीबीआई और ईडी शांत क्यों बैठी रही, और ये तमाम सवालों के बीच अब जो सवाल उठ रहे हैं कि वो पॉलिटिकल हाईकमांड जिसकी बात कही जा रही है और जिन आरोपों को कांग्रेस ने उठाया है, आखिर वो पॉलिटिकल हाईकमांड कौन है? उस व्यक्ति का नाम हमें कभी पता चलेगा या नहीं चलेगा? पहला ये सवाल है। दूसरा ये कि सीबीआई डायरेक्टर की जो बात थी, उस समय के जो तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, तो कांग्रेस का ये कहना है कि आलोक वर्मा इसी केस में एफआईआर दर्ज कराने जा रहे थे और जैसे ही सरकार को ये पता चला तो रातों रात उनकी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। सीबीआई हेडक्वार्टर्स पर छापे मारे गए, जो दस्तावेज डसॉल्ट एविएशन से जुड़े हुए थे उनको कॉन्फिस्केट किया गया, उनको जब्त किया गया। तो आखिर कोई बताएगा कि आलोक वर्मा को रातों रात क्यों हटाया गया, सीबीआई हेडक्वार्टर्स में छापे क्यों पड़े? ये सारे सवाल, गंभीर आरोप कांग्रेस ने उठाए हैं और अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अरुण शौरी और प्रशांत भूषण और यशवंत सिन्हा शायद इसको लेकर रिव्यू पिटीशन भी करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने गंभीर आरोप के बाद क्या बीजेपी फिर से जांच के लिए तैयार होगी? विपक्ष इस पर जेपीसी मांग रहा है, कांग्रेस इस पर जेपीसी मांग रही है। आज भी हमने सत्य हिंदी पर जो बहस की थी उसमें लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल जेपीसी की मांग कर रहे थे कि आप जेपीसी इसमें गठित करिए, लेकिन बीजेपी जांच के नाम पर क्यों नहीं कर रही है? और जब मैंने पिन पॉइंटेड सवाल बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह से ये पूछा कि कौन है वो पॉलिटिकल हाईकमांड, तो उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा कर दिया, यानी कि गोलमोल जवाब अभी बीजेपी दे रही है। और इन दस्तावेजों के हवाले से जो ठोस सवाल राफेल मुद्दे से जुड़े हुए हैं उन पर कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी सिर्फ ये कह रहा है कि देखिए 2006 से लेकर 2013 के बीच में जो घूसखोरी हुई थी उसमें यूपीए सरकार से पूछा जाए कि आखिर इतना घूस क्यों दिया गया। तो ऐसे में क्या राफेल सौदे से जुड़े हुए जो भ्रष्टाचार के तथ्य हैं जो सामने आए हैं, जिन्हें मीडिया पार्ट ने उजागर किया है, क्या हम उसकी तह तक कभी पहुंच पाएंगे? बीजेपी का अपना कहना है कि नहीं, देखिए ये सब पुराना जो चीज थी उसको हमने आगे बढ़ाया। कांग्रेस सारे आरोप बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन क्या राफेल सौदे की सच्चाई लोगों के सामने कभी आएगी? हम सब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर चुप्पी साध कर बैठ गया है, लेकिन क्या लोगों तक इसकी सच्चाई पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के मंत्री नवाब मलिक बनाम देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई के बारे में। आपको ध्यान है नवाब मलिक ने क्या कहा था कि वो आज सुबह 10 बजे हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे, और उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो अंडरवर्ल्ड के साथ उनके कनेक्शंस थे, और जब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो उसके बाद जाली नोटों का एक रैकेट उनके अंदर खूब फल फूल रहा था, उनके अंडर काफी फल फूल रहा था। उन्होंने कहा कि मुन्ना यादव जैसे जो कि हत्या के मामले में जिनका नाम दर्ज है, उस व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने दाऊद के जो करीबी हैं रियाज भाटी, उनके जरिए वो धन की उगाही का काम करते थे। बेगुनाह लोगों के खिलाफ वो मामला दर्ज करके और पैसे की वसूली करते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जमीन मालिकों को पकड़कर जमीन अपने नाम पर लिखवाई जाती थी उनके कार्यकाल में, और फडणवीस वानखेड़े को बचाने में लगे हुए हैं। और जिस समय ये जाली नोटों का मामला सामने आया था उस समय समीर वानखेड़े डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में थे। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी चुप बैठने वाले नहीं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, लेकिन वो प्रतिक्रिया इतनी हल्की थी कि उन्होंने एक ऐसा इंप्रेशन दिया कि वो भाग खड़े हुए। और उन्होंने अपने एक ट्वीट में जो आयरिश प्लेराइट हैं
जो प्लेज लिखते हैं जॉर्ज बेनेट शॉ, तो उनका जो एक कथन है उसको पोस्ट किया, जिसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं आपके लिए तो वो ये है कि मैंने पहले ही सीख लिया था कि सूअर के साथ कुश्ती नहीं करनी चाहिए, आप गंदे हो जाते हो, सूअर इसे पसंद करता है। यानी कि वो इस गंदगी में अब नहीं पड़ना चाहते हैं और एक इंप्रेशन आ रहा है कि वो भाग खड़े हुए हैं। तो क्या हम ये मान लें कि जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में बीजेपी वर्सेस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार की जो एक लंबी लड़ाई एनसीबी को मोहरा बनाते हुए चल रही थी, क्या उस लड़ाई पर अब विराम हो गया है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अब इस पे कुछ बोलेंगे नहीं। उधर समीर वानखेड़े के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी में क्या कुछ निकल कर आता है तब हमें पता चलेगा कि समीर वानखेड़े कितने पानी में है। लेकिन फिलहाल जो हाइड्रोजन बॉम्ब था वो बिल्कुल एक बहुत ही फुसफुस बम में साबित हो गया और उस फुसफुस बम से भी ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस भाग खड़े हुए, वो डर गए। लेकिन अब ये मामला जो पूरी राजनीति एनसीबी के आधार पर उछाली गई है, ये कहां तक जाएगी? क्या हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे? क्योंकि रोज जिस तरीके से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के ऊपर खुलासे किए, बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो क्या इस पर कोई चूक करेगा? अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार बनाम बीजेपी की जो राजनीति है वो थोड़ा यहां पर थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसमें अपर हैंड यानी कि जिसका पल्ला भारी है वो शायद नवाब मलिक ही हैं। नवाब मलिक ने अपने वर्चस्व को एक तरीके से राजनीति में बना लिया, अपना नाम बना लिया कि किस तरीके से वो रोज उन्होंने नए नए खुलासे किए हैं और बीजेपी को उन्होंने बैकफुट पर कर दिया है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसके बारे में आपको मैंने बताया कि अक्सर आए दिन यूपी की जो पुलिस है उस पर सवाल खड़े होते हैं और अब एक बार फिर से कुछ इसी तरीके के सवाल यूपी पुलिस पर खड़े हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के एटा के कासगंज जिले से एक मामला सामने आया है 22 वर्षीय अल्ताफ का। ये 22 वर्षीय अल्ताफ से को पुलिस ने हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए, क्योंकि एक जबरन शादी का मामला सामने आया था और ये बताया जा रहा था कि वो लड़की को उसने भगाया और उससे जबरन शादी करने की कोशिश की। लड़के का यानी कि अल्ताफ के पिता का कहना है कि हमने खुद अपने बेटे को पुलिस के हाथों सौंपा था, लेकिन फिर अल्ताफ के साथ क्या हुआ, अल्ताफ की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई। और सबसे जो अचंभित बात है वो ये है जो दावा पुलिस कर रही है कि उसकी मौत कैसे हुई। पुलिस का ये कहना है कि जो एक जैकेट अल्ताफ ने पहना हुआ था उसकी हुड में एक डोरी थी, एक नाड़ा ऐसा था, तो उस नाड़े को उसने वॉशरूम जाने के बहाने जब वो वॉशरूम गया और वॉशरूम में जाकर उसने शायद नल में वो डोरी को बांध लिया और उस डोरी को अपने गले में बांधकर उसने फांसी लगा ली। इसको लेकर कासगंज के जो पुलिस प्रमुख हैं रोहन प्रमोद बोधरे, तो उन्होंने भी यही कहा है कि जब वो वॉशरूम गया और वहां से जब वो नहीं लौटा, उसके बाद जब हमने देखा तो वो अचेत पाया गया और उसने गले में गला घोटने की अपने कोशिश की थी, लेकिन जब उसको अस्पताल लेके जाया गया तो 5 या 10 मिनट में उसकी मौत हो गई। अब पिता भी पुलिस के ऊपर संदेह व्यक्त कर रहे हैं, तमाम लोग इसको ट्विटर पर लिख रहे हैं कि किस तरीके से एक लड़का 22 साल का, क्या वो अपने गले में जो एक जैकेट पहनता है और गले की जो हुड है, हुड के डोरी से क्या वो फांसी लगा सकता है? और एक कोई ये बड़ा ही हल्का और बहुत ही बेबुनियाद, जिसका कोई आधार ना हो, एक ऐसा तथ्य पुलिस पेश कर रही है। क्या पुलिस लोगों को मूर्ख समझ रही है कि एक खास समुदाय से एक लड़का आता है, आप उसको पुलिस कस्टडी में मार देते हैं? क्यों? क्योंकि उसने एक लड़की का अपहरण किया है और उससे जबरन शादी करने की कोशिश की है। तो क्या मैसेज देना चाह रही है यूपी की पुलिस लोगों के बीच कि अगर खास समुदाय से आप हैं और अगर आप जबरन किसी से शादी करना चाहते हैं या आप किसी लड़की का अपहरण करेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा। और मूर्ख बनाने की पराकाष्ठा देखिए, कथित रूप से मूर्ख बनाने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है कि तमाम लोग इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि एक डोरी से, और क्या अल्ताफ की जो हाइट थी, जो उसकी लंबाई है, क्या वो केवल सिर्फ 1 या 2 फुट थी कि नल के नीचे वो डोरी से अपने गले में फांसी लगा लेगा? तो ये सारे बड़े सवाल लोगों के सामने खड़े हैं। लेकिन यूपी पुलिस
के ऊपर ये पहली बार ऐसा नहीं है। अभी हाल में आपने देखा था किस तरीके से गोरखपुर में मनीष गुप्ता जो कानपुर का व्यापारी था उसको मारने का मामला सामने आया था। यूपी की पुलिस पर तब सवाल खड़े किए गए थे। इस मामले में भी अल्ताफ की मौत पर तमाम लोग इस पर लिख रहे हैं और बीवी श्रीनिवास जो इंडियन यूथ कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी लिखा है इस बात को लेकर कि भाई 1 या 2 फीट की लंबाई तो नहीं थी, तो ऐसे में वो कैसे गले में फांसी लगा सकता है। तो यूपी पुलिस के काम करने का तरीका और जो तथ्य वो देती है, ऐसा लग रहा है कि वो एक खास वजह से और खास संदेश देने की दिशा में वो इस तरीके के तथ्य को पेश करती है ताकि लोगों में एक मैसेज जाए। और यहाँ पर क्योंकि अल्ताफ एक खास समुदाय से आता है तो उसके माइनॉरिटीज के बीच में एक मैसेज शायद देने की यहाँ पर यूपी पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन लगातार यूपी पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि अगर ऐसे ऑफिसर्स इस तरीके के तथ्य देते हैं तो उस पर छानबीन क्यों नहीं होती। अभी ये इसमें पता चला है कि 5 लोगों को 5 पुलिसकर्मियों को इसमें निलंबित भी किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूपी पुलिस क्या जनता को मूर्ख समझती है? क्या यूपी पुलिस को ये नहीं समझ में आता कि सच्चाई क्या है? क्या वो सच्चाई से डरती नहीं है और एक खास पॉलिटिकल एजेंडे से काम कर रही है? लेकिन फिलहाल अल्ताफ की मौत का रहस्य क्या लोगों के बीच कभी आएगा कि असली वजह इसकी क्या थी, क्यों उसको मारा गया, कैसे मारा गया, क्यों उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई, उसका मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में कब पता चलेगा? इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। लेकिन यूपी पुलिस के काम करने के तरीके पर आप फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। सिंघू बॉर्डर से आज खबर आ रही है कि सोनीपत के जो कुंडली सिंघू बॉर्डर है वहां पर प्रदर्शन, किसान आंदोलन में प्रदर्शन चल रहा था और वहां पर एक किसान का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। अब ये जो मृतक किसान है इसका नाम बताया जा रहा है गुरप्रीत सिंह। ये रहने वाला था पंजाब के फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट का और इस पर अभी जांच चल रही है। पोस्टमार्टम के लिए इसको भेजा गया है। लेकिन ये हत्या है या आत्महत्या है ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 26 नवंबर को पूरे 1 साल हो जाएंगे किसान आंदोलन को और ये कहा जा रहा है कि जो आने वाला शीतकालीन सत्र है संसद का उसमें किसान आंदोलन करेंगे और ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस अभी अनुमति देने के बिल्कुल मूड में नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो किसान था इसने फांसी इसलिए लगाई क्योंकि जिस तरीके का एक गतिरोध किसानों और सरकार के बीच में बना हुआ है वो बिल्कुल उससे हताश हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1 साल होने के बाद भी सरकार ने किसानों की अनदेखी की है। किसानों के बारे में बिल्कुल ये सरकार नहीं सोच रही है। वो कहती है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत कब और कहां किस समय होनी है इसको सुनिश्चित नहीं करती। तो ऐसे में ये किसान आंदोलन लंबा तो चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे 5 जो बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर चुनाव है वहां पे जब अभी कैंपेन शुरू होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो किसान हैं जो अलग अलग चुनावी राज्यों में भी जा रहे हैं वहां पर ये बीजेपी का जीना मुश्किल कर दें। तो बीजेपी क्या किसानों की बातों को सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं है? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन जिस तरीके से किसान हताश होकर अपनी जान दे रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है जो बताता है कि ये किसान विरोधी सरकार है जो अपने आप को ये कहती है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी इसका एक्शन ये नहीं दर्शाता कि ये किसानों के हित में है। आखिर ये जो सरकार है इसने किसानों के मामले में अपने कान में तेल क्यों डाल लिया है? इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब आखिरी खबर में बात करते हैं फेसबुक की और फेसबुक के ऊपर तमाम सवाल उठते हैं कि वो हेट स्पीच को काबू करने में बिल्कुल असफल रहा है और 2018 और 2020 के बीच जो 2 साल थे इस समय में खुद फेसबुक के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी सवाल कंपनी के ऊपर उठाए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब इंडियन एक्सप्रेस में एक छपी हुई खबर के मुताबिक फेसबुक के जो तत्कालीन उपाध्यक्ष थे क्रिस कॉक्स, उन्होंने 2019 में कई बैठकें की थी और हेट स्पीच से लेकर समुदाय विशेष के खिलाफ जो चल रहे आपत्तिजनक कंटेंट है उसको लेकर भी बैठकें तो की, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि ये एक बड़ी समस्या है। उन्हें ये कोई समस्या नहीं दिखी और इसके बारे में उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। अब अगर आप पिछले कई चीज़ों पे देखें तो 3 मेमोज इसमें सामने आए हैं। हेट स्पीच को पकड़ने के लिए किस तरीके से बेसिक सेटअप भी फेसबुक के पास नहीं है। एम्प्लॉयज़ ने ये भी पूछा कि इसे मॉनिटर क्यों नहीं किया जाता। फिर उसके बाद ये भी पता चला कि फेसबुक के पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो स्थानीय भाषाओं को समझने का, वो भी उनके पास नहीं है।
और फ्रांसिस हॉगन ने भी इसको कई तरीके से उजागर किया। तो ये जो सारी रिपोर्ट है, बार बार फेसबुक इतना बड़ा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसने कि अब अपना नाम भी बदलकर मेटा कर लिया है, लेकिन फेसबुक अपने इस बिजनेस इंटरेस्ट के चलते हेट स्पीच को जिस तरीके से कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसका निवारण कैसे निकलेगा? क्या नाम बदलने से आप अपने एक्शंस को बदल लेंगे? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर कि हेट स्पीच और जो खास समुदाय और माइनॉरिटीज के बीच में अपने आप को फेसबुक ठीक से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ज्यादा ध्यान दिया है, बजाय इसके कि पब्लिक सेफ्टी और जो पब्लिक की जो हित है वो न सोचकर अपने बिजनेस इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा सोचा है। और इसीलिए बीजेपी के नेताओं की जो हेट स्पीच थी, सत्तारूढ़ दलों की जो हेट स्पीचेस थी, उनको फेसबुक ने नहीं हटाया, बावजूद इसके कि उनके एम्प्लॉयज ने खुद सवाल खड़े किए, मेमोज भी भेजे गए। लेकिन इसके बावजूद फेसबुक ये समझता है कि बिजनेस इंटरेस्ट सर्वोप्रिय है और इसके आगे पब्लिक सेफ्टी के बारे में वो बात नहीं करता। और उसके लिए ये हेट स्पीच और जो खास समुदाय के बारे में जिस तरीके से चीजें लिखी जा रही हैं, वो एक इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आप ये सोच सकते हैं कि फेसबुक एक कितना खतरनाक टूल है और वाकई में सत्तारूढ़ दलों के साथ साठगांठ करके वो किस तरीके से एक पॉलिटिकल एजेंडे में शामिल हो जाता है, समाज में विभाजन को कैसे हवा देता है, और कितना खतरनाक टूल आज के जमाने में है फेसबुक। तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसे कैसे बचा जाए, ये सारे सोचने वाली बातें हैं। लेकिन वाकई में फेसबुक पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फेसबुक पर ये इंक्वायरी कौन करेगा? हालांकि अमेरिकी कांग्रेस में भी इन तमाम दस्तावेजों को सौंपा गया है। अब देखना ये होगा कि क्या भारत की सरकार में इतना दमखम है कि वो फेसबुक के एम्प्लॉयज को बुलाए, उनसे पूछे, जबकि ये सारी चीजें सरकार द्वारा ही प्रायोजित हैं। हेट स्पीच कथित रूप से सरकार द्वारा ही प्रायोजित होती है। तमाम बीजेपी के नेता इसमें शामिल है, एक नहीं कई एग्जाम्पल्स हैं इसके सामने। तो कैसे सरकार इसको नियंत्रित करेगी? और बिजनेस इंटरेस्ट का हवाला देकर जाहिर सी बात है कि ऐसी कंपनीज को अपने वश में करने की कोशिश करेगी सरकार। ये फेसबुक को सोचना है कि ये जो लक्ष्मण रेखा है और ये जो दायरा है, ये कैसे बनाएगी। लेकिन फिलहाल जो यूजर्स हैं सोशल मीडिया के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि फेसबुक पर जो भी चीजें आ रही हैं कथित रूप से, और फेसबुक पर जो भी आप लिख रहे हैं, उसको सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि समाज में बंटवारा, समाज में नफरत और समाज में गाली गलौज के अलावा फेसबुक कुछ भी नहीं बढ़ाता है। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।